हेलो स्टूडेंट्स। तो रूट ऑफ स्टडी फिजिक्स चैनल, और आज हम पढ़ रहे हैं फिर फिजिक्स। और आज जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो 9th स्टैंडर्ड की है। तो 9th स्टैंडर्ड के लिए हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हुए हैं फिजिक्स के अंदर। फर्स्ट चैप्टर था मोशन एंड सेकंड चैप्टर था आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उसके बाद डिमांड्स में आया कि भाई थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करना है, तो ग्रेविटेशन को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि हम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो मोस्टली 9, 10, 11, 12 तो सभी की हैं। तो टर्म्स में थोड़ा टाइम तो लगता ही है कंप्लीट करने में। भाई पहले 9th को पकड़ना है, फिर 10th को भी लेना है, 11th को भी लेना है, 12th को भी लेना है। तो सभी के वीडियो लेक्चर बनाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर बना सकें। फिर भी आपको पता है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज हम आपका फिर एक चैप्टर न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, और इससे जल्दी ही 2-3 दिन में ही इस चैप्टर को पूरे को फिनिश कर देंगे। हम जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे और उसके बाद आपका नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, दैट इज ग्रेविटेशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी चैप्टर है ग्रेविटेशन। हमें बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेंगी इसमें कि ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है, न्यूटन का लॉ कैसे फॉलो करता है इसमें। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर हमारा। तो जुड़े रहना है आपको हमारे साथ और पढ़ना है, और जब भी हम लेक्चर को फिनिश करेंगे तो आपके पास कोई डाउट नहीं होगा। बस यही हमारा वादा है आपसे। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर ग्रेविटेशंस। ठीक है, तो 9th फिजिक्स का चैप्टर है थर्ड, दैट इज ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन क्या है? बहुत सिंपल सा टर्म्स था। ग्रेविटेशन है कि ग्रेविटेशन एक फोर्स है, ठीक है, जो यूनिवर्स में है। भाई ग्रेविटेशन एक फोर्स है जो यूनिवर्स के अंदर है, और वो किन्हीं भी 2 ऑब्जेक्टों के बीच वर्क करती है। यानी अगर हम बोले तो बहुत सिंपल वर्ड्स में कि ग्रेविटेशन इज द फोर्स बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। ग्रेविटेशन इज द फोर्स बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। सिंपल सा मतलब। ग्रेविटेशन is the force between any 2 object in the universe ठीक है, तो ग्रेविटेशन क्या है? इट इज द फोर्स बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। यानी यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, हर 2 ऑब्जेक्टों के बीच में ये फोर्स लगी हुई है। लेकिन इस फोर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंस बात यह है कि हमने पढ़ा है कि फोर्स 2 टाइप की होती है नेचर में, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, याद रखना है, ग्रेविटेशन फोर्स में रिपल्सिव नाम का कोई भी फंडा नहीं है। ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज द अट्रैक्शन फोर्स। इट इज द अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये केवल अट्रैक्टिव नेचर रखती है। हमें याद रखना, रिपल्सिव नेचर नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि ये किन के बीच में लगती है? सिंपल सी बात है, ये किन के बीच में लगती है? ये 2 ऑब्जेक्टों के बीच में लगती है, ऑब्जेक्टों के मास के बीच में लगती है। ऑब्जेक्ट और जो मास है वो नेगेटिव कभी नहीं होता है, मास ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव मास नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो इसका मतलब है ये फोर्स देखिए बहुत बढ़िया चीज़ है। ये बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक के बिल्कुल अपोजिट है, चार्ज के अपोजिट है, क्योंकि दोनों मास पॉजिटिव, उनके बीच में भी फोर्स अट्रैक्टिव। चार्ज में ऐसा नहीं होता। चार्ज अगर आपने पढ़ा है, सेम चार्ज होते हैं तो रिपेल करते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो उनके बीच जो फोर्स लगती है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो रिपल्सिव होती है। ये अट्रैक्टिव भी होती है। नेगेटिव नाम का कोई चीज ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसने कम करना नहीं सीखा, ये हमेशा ऐड करती है। तो अट्रैक्टिव है ये, और ये डिपेंड्स मास पर करती है। तो हमें से देखा कि इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है। यही है कि ये फोर्स देखो अर्थ और सन के बीच में लगी हुई है, अर्थ और मून के बीच में लगी हुई है, अदर जो प्लैनेट्स हैं उनके बीच में लगी हुई है। यही फोर्स सब ऑब्जेक्टों के बीच में लगी हुई है। इसी को बोलते हैं हम ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशन का मतलब होता है इट इज द फोर्स बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट्स, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर।
अच्छा, अब इस पर जो बहुत ज़्यादा जो पढ़ाया वो हमें बताया, किसने बताया? न्यूटन। तो न्यूटन सर ने हमें इसके बारे में बहुत सारा बताया। तो न्यूटन सर ने अपनी एक बुक लिखी थी जिसमें था कि न्यूटन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था मैथमेटिकल, ठीक है, मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलॉसफी, मैथमेटिकल्स प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलॉसफी। ये करीब लिखी थी उन्होंने 1687 में। तो 1687 में उन्होंने बुक लिखी थी और उस बुक में इस लॉ के बारे में उन्होंने बताया था, तो जिसका नाम था मैथमेटिकल्स प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलॉसफी, ठीक है। टिपिकल सा नाम है आपके 9th के लिए, लेकिन आप याद रख सकते हैं कि ये किसने दिया था? ये न्यूटन ने दिया था हमें। तो न्यूटन का हमें याद रखना है कि न्यूटन ने ये लॉ दिया था और इसको हम जानते भी हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से। तो हम इसे पढ़ते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स ने लॉ दिया था, उन्होंने बताया था कि सपोज करो दो मासेस हो, दैट इज m1 m2, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो r हो, ठीक है। सेपरेशन देखो सेंटर से लेना है हमें, सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट वेयर इज r। तो इनके बीच में एक फोर्स क्रिएट होगी और उस फोर्स की नेचर कैसी होगी? अट्रैक्टिव होगी। ये हमेशा याद रखना है, उस फोर्स की नेचर अट्रैक्टिव होगी और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि लेट टू मासेस m1 and m2 are separated with distance r, then a attractive force will act between them, ठीक है। तो इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करेगी और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए उन्होंने एक रिलेशन बताया हमें। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। याद रखना है, हम पढ़ रहे हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए, उन्होंने बताया द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स the magnitude of force is directly proportional to the product of masses, ठीक है। तो एक रिलेशन बताया कि ये जो फोर्स होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, और बताया इन्होंने द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर of distance between them, ठीक है। उनके बीच में जो डिस्टेंस है उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर के। सो वी कैन राइट इट f प्रोपोर्शनल 1/r²। तो हेयर इज फर्स्ट टर्म एंड हेयर इज सेकेंड टर्म्स। अगर हम दोनों को कंबाइंड कर लें, ठीक है, दोनों को कंबाइंड करें तो दोनों को कंबाइन करने पर हमें मिलता है फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होता है f प्रोपोर्शनल m1 m2/r², f प्रोपोर्शनल m1 m2/r²। अब हमें प्रोपोर्शनल हटाना होता है तो हमें एक कांस्टेंट लाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आया वो आया f = g m1 m2
बाय आर स्क्वायर, ठीक है, Gm1m2 बाय आर स्क्वायर। हेयर इज G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू है वो कैवेंडिश ने निकाली थी, ठीक है, न्यूटन ने नहीं फाइंड, इसकी जो वैल्यू हमें दी थी निकालकर वो कैवेंडिश ने दी थी। कैवेंडिश एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बैलेंस के द्वारा इसकी वैल्यू हमें निकाल कर दी और इसकी जो वैल्यू थी वो फिक्स है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और यूनिट भी हमें याद रखनी है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो यूनिट के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। देखिए यहाँ G है तो अगर हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू Gm1m2 बाई आर स्क्वायर। तो अगर हम G की वैल्यू निकालना चाहें तो G की वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1m2, यही लिखेंगे ना भाई, G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1m2। F क्या है, फोर्स, किस में मेजर करते हैं, यूनिट क्या है न्यूटन, डिस्टेंस की क्या होती है मीटर स्क्वायर और मास की क्या होती है केजी, केजी इंटू केजी दैट इज केजी स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर दैट इज द यूनिट और इसकी वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। किसने फाइंड की थी, कैवेंडिश ने फाइंड की थी, एक बैलेंस के द्वारा इन्होंने इसको बताया था कि इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है। तो दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इफ टू masses are separated with small distance r, then a force create between them. The nature of this force is always attractive and the magnitude we can find of this force, the magnitude of force is directly proportional to the product of masses and the magnitude of force is inversely proportional the square of distance. After that we conclude F equals to Gm1m2 by r square. Here G is the gravitational constant. G क्या है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्लियर हुआ, चलिए दैट इज अ न्यूटन्स लॉ। अब ये वही कहानी है, न्यूटन ने देखा कि भाई ट्री है, ट्री से एप्पल गिरा, वो नीचे क्यों गिरा, हमने किसी बॉल को ऊपर उछाला फिर भी हमने देखा वो नीचे गिरा, यानी इसका मतलब है उनके बीच में कोई फोर्स क्रिएट हुई है, ठीक है, फोर्स क्रिएट है जिसके कारण वो अट्रैक्टिव है। ठीक है, आप सपोज कीजिए कि यह है अर्थ, ठीक है, ये इसका सेंटर, यहां से यहां तक इसकी रेडियस और यहां पर हम एक मास रख दें ma, ठीक है, और ये है अर्थ, अर्थ का मास हो गया me। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगी उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो हम निकाल सकते हैं F इज इक्वल टू Gm दैट इज मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है रेडियस ऑफ अर्थ, तो F इज इक्वल टू Gm अपॉन आर स्क्वायर। आ रहा है समझ में। अच्छा, अगर कोई यहाँ पर मास रखा हो B तो इसके बीच में फोर्स देखें तो ये फोर्स होगी F इज इक्वल टू Gm बाय आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि जो फोर्स होती है वो देखिए ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू भी कांस्टेंट है और ये वैल्यू भी कांस्टेंट है अर्थ के लेवल में, अर्थ के टर्म्स में समझना है हमें भाई। G ऑलरेडी कांस्टेंट, M मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट, रेडियस ऑफ अर्थ इधर निकाल लीजिए तो ये भी कांस्टेंट है, यानी दीज आर कांस्टेंट, दीज आर कांस्टेंट। तो इसका मतलब है जो फोर्स डिपेंड करेगी वो इस कांस्टेंट और उस मास पर डिपेंड करेगी, सिंपल सिंपल, यानी जो अर्थ है वो उतनी ही फोर्स लगाएगी उस मास पर, ठीक है। तो अगर बोलें कि भाई अगर कोई मास 1 kg का है, अर्थ सरफेस पर कोई मास 1 kg का है, यानी कोई m रखा है और इसकी वैल्यू है
1 kg, ठीक है। तो इस पर कितनी फोर्स क्रिएट होगी, इस पर कितनी फोर्स क्रिएट होगी, ये से कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना है हमें, बहुत सिंपल, F इज इक्वल टू जी एम इज द मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन आर स्क्वायर दैट इज रेडियस। तो F इज इक्वल टू जी की वैल्यू रख सकते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ होता है हमारा 6 इंटू 10⁻24, दैट इज 1। एंड रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6.4 इंटू 10⁻6, 6.4 इंटू 10⁻6 और इसका करना है हमें स्क्वायर। अगर हम इन वैल्यू को सोल्व करेंगे, ठीक है, आप इसको सोल्व करेंगे तो सॉल्यूशन करने के बाद आप पाएंगे कि जो फोर्स है ये है 9.8 न्यूटन। कितनी है, 9.8 न्यूटन, जो हम पढ़ते हैं जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू, यानी अर्थ सरफेस पर अगर 1 kg का कोई मास रखा है तो उस पर जो फोर्स लगती है वो कितनी होती है, 9.8 न्यूटन, ठीक है। इट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। स्मॉल जी की वैल्यू पढ़ी आपने, 9.8 मानते हैं उसे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेम उसी के बराबर फोर्स लगती है 9.8। यहाँ पर अगर कोई 1 kg का मास है तो वो कितना फील करेगा, 9.8। चलिए आपसे पूछिए कि अर्थ और सन, ठीक है, इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स कितनी है, ठीक है। अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स कितनी है, तो क्या हम निकाल सकते हैं। हमें क्या नीड पड़ेगी, हमें एक तो हमें अर्थ का मास पता होना चाहिए, एक हमें सन का मास पता होना चाहिए, एक अर्थ का मास और एक सन का मास पता चल जाए, और एक इनके बीच की डिस्टेंस पता चल जाए। जी तो हमें पता ही होता है भाई। इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे F इज इक्वल टू जी एम ई मास ऑफ अर्थ एम एस मास ऑफ सन अपॉन इनके बीच की स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू जी की वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मास ऑफ अर्थ अभी बताया था मैंने आपको 6 इंटू 10⁻24। अच्छा, मास ऑफ सन कितना होता है, ठीक है, तो ये वैल्यू है कैलकुलेट की हुई है, तो ये होता है हमारा 2 इंटू 10⁻30, ठीक है, 2 इंटू 10⁻30 kg। और इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कितनी डिस्टेंस होती है, वो होती है करीब 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। कितनी होती है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, और इसका कर दें स्क्वायर। अगर हम अब इसे सोल्व करेंगे तो आप इसे सोल्व कर सकते हैं इजीली, सोल्व में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें, सोल्व करना है, तो देखो पहले आप सोल्व कैसे करोगे, पावर से पावर आप ऐड कर लेना है, जो माइनस है और प्लस को एक साथ करना है, फिर इसे सोल्व कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन आप चाहें तो कर सकते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करके दिखा दूं कैसे करना है मैं। तो 6.67 इंटू 6 इंटू 2 अपॉन 1.5 इंटू 1.5, और नीचे पावर हो गई 10⁻22, ऊपर पावर 10⁻⁻11, 24 और 30। तो देखिए 30 और 24 कितनी होती हैं, 54। 54 में से माइनस के 11 आपको माइनस करना पड़ेगा, तो 54 माइनस 11 कितना होता है, 54 माइनस 11 दैट इज 43। भाई 54 में से आपको 11 लेस करना है, तो 54 माइनस 11 कितना होता है, 43, और नीचे कितनी है 22। तो ऊपर जो वैल्यू है वो है 10⁻43। अब ये नीचे से आएंगी तो ये भी माइनस क्यों कराएंगी, तो ये आंसर आएगा आपका 6.67 इंटू 6 इंटू 2 अपॉन 1.5 इंटू 1.5, और इस पावर को भी हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगी। तो 43 में से 22 और जाएंगे तो कितनी बचेंगी, 21, ठीक है, ये 21 है। पॉइंट से पॉइंट दैट इज 10⁻⁻2,
ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिलेगी 3.6 इंटू 10⁻20 न्यूटन। ठीक है, ये वैल्यू मिल जाएगी, हमें सोल्व कर सकते हैं इसे आराम से यहाँ से। अब आप चाहें तो ये पॉइंट से पॉइंट हटा लेंगे यहाँ से, और ये पावर 2 पॉइंट्स ऊपर चले जाएगा, तो 10⁻⁻2 23 हो जाएंगे। फिर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन के बाद हमारी आएगी 3.6 इंटू 10⁻20 न्यूटन। सिंपल है, ठीक है। ये केवल आपको कैलकुलेशन करनी है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप इजीली कर सकते हैं। तो देखिए हमने अर्थ और सन के बीच में भी फोर्स निकाल ली, कितनी फोर्स लगती है 3.6 इंटू 10⁻20। इसी प्रकार से हम अर्थ और मून के बीच में भी निकाल सकते हैं। भाई केवल हमें क्या मालूम होना चाहिए, अर्थ का मास मालूम होना चाहिए, मून का मास होना चाहिए और उनके बीच में डिस्टेंस मालूम हो। तो हम किसी भी प्लैनेट्स के मास पता हो और उनके बीच की डिस्टेंस पता हो तो हम वहाँ से फोर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा बोले कि भाई अगर कोई मास ये है m और ये भी m और इनके बीच डिस्टेंस r है, तो इनके बीच फोर्स क्या होगी, तो इनके बीच फोर्स होगी F = Gmm/r²। सेम मास थे, ठीक है, सेम मास m और स्मॉल m, लेकिन अब हमने इस डिस्टेंस को r/2 कर दिया। ठीक है, पहले r थी और अब हाफ कर दिया इस डिस्टेंस को। तो अब क्या इफेक्ट पड़ेगा इस फोर्स पर, ठीक है, ये फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगी, कम होगी या ज़्यादा होगी, तो हम चेक करते हैं। तो अब जो फोर्स होगी ये F1 मान लीजिए, F2 मान लीजिए, दैट इज फोर्स इज F = Gmm/r/2²। यही होगी ना, तो इसे हम सोल्व कर सकते हैं आगे, और F2 = Gmm/r² और 2 × 2 = 4, क्या वो 4 ऊपर आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि ये जो वैल्यू है क्या ये F1 की वैल्यू है Gmm/r²। तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं F2 = 4F1, यानी जो फोर्स है ये 4 टाइम्स बढ़ गई। डिस्टेंस को हाफ करने पर फोर्स 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई। आ रहा है समझ में। तो डिस्टेंस को हाफ करने पर यानी डिस्टेंस को कम करने पर और मास को चेंज करने पर फोर्स में इफेक्ट आता है। तो ठीक है, ये क्लियर है हमारा। तो अगर आपसे पूछे कि मास को डबल कर दिया, डिस्टेंस को हाफ कर दिया, तो उस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था हमारा, और इसके बाद हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।